हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूके एग्ज़ाम वॉरियर्स। मैं मनीष बमराड़ा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार यूके एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हम बात करेंगे अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और तुर्क के गजनी और गौरी के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो आपको समझ में आएगा। आपको ये टॉपिक 100% समझ में आने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 712 ईस्वी में अरब आक्रमण होता है भारत पर मुस्लिमों में से। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये आक्रमण करता है। तो ये जब आक्रमण करता है, ये 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सिंध वाला क्षेत्र जो होता है हमारा, ये भारत हो गया, तो ये सिंध वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे दाहिर का शासन होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये 2 बार भारत पर आक्रमण करता है। एक बार करता है ये सिंध वाले क्षेत्र में, एक बार यहाँ ऊपर होता है मुल्तान, एक बार करता है मुल्तान वाले क्षेत्र में। तो यहाँ करता है 712 ईस्वी में और यहाँ करता है 713 ईस्वी में। बस, इससे और कुछ बात नहीं है और ना ही कुछ और फैक्ट है। ठीक है, ना इससे कोई शासन, ना इससे कोई सवाल पूछा जाता है। पूछा जाएगा तो बस ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कौन से क्षेत्र में आक्रमण किया। ये जब भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम सिंध वाले क्षेत्र में जब आक्रमण किया तो उस टाइम पे वहाँ पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए, इससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जजिया कर स्टार्ट करता है। ठीक है, जजिया कर स्टार्ट करता है। तो जजिया कर देखिए गैर मुसलमानों पर लगता था। ठीक है, इसे किसी भी मुस्लिम को नहीं देना होता था। बाकी जितने भी धर्म है, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जितने भी धर्म है, उन सबको देना होगा, सिवाय किसको छोड़ के? मुस्लिमों को छोड़ के। ठीक है, तो ये एक सुरक्षात्मक टैक्स होता था। अब आप बोलेंगे सुरक्षात्मक कैसे होगा? तो सुरक्षात्मक ऐसे होगा कि जो जो लोग जजिया कर देंगे वो सुरक्षित रहेंगे। किस चीज़ से? मुसलमानों के दुर्व्यवहार से, मुसलमानों के आक्रमण से। और जो नहीं देगा उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। ठीक है, उसको मार देंगे, है ना। तो देखिए, ये 5 चीज़ों, 5 लोगों पर छूट दी गई थी। ठीक है, बच्चों पर, बूढ़ों पर। देखिए, बच्चा वैसे भी काम नहीं कर सकता, छोटा बच्चा कैसे काम करेगा, है ना। बूढ़ा व्यक्ति कैसे काम करेगा? विकलांग देखिए काम कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण को बोलते थे कि ब्राह्मण का जो धन होता है वो भिक्षा होता है। ठीक है, ये भिक्षा से अपनी जीविका चलाता है, तो इसलिए ब्राह्मणों से भी कर नहीं लिया जाएगा ये। और महिलाओं को बोला जाता था कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, इसलिए महिलाओं से भी ये कर नहीं लिया जाता था। तो देखिए, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इसमें जो है, इस कर से रिलेटेड देखिए, कहीं ना कहीं इस कर से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें 4 राजाओं का रोल है। इसने ब्राह्मणों पर लागू नहीं किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, पर फिरोज शाह तुगलक आता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि इसको ब्राह्मणों पर जजिया कर को लागू करवा देता है कि ब्राह्मण को भी देना होगा। ठीक है, ब्राह्मण को भी देना होगा। तो उसके बाद क्या होता है, अकबर आता है 1564 में। अकबर क्या करता है कि जजिया कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, अकबर क्या करता है 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। उसके बाद आता है साहब औरंगजेब। तो औरंगजेब इस कर को फिर से स्टार्ट करता है। ठीक है, औरंगजेब इस कर को फिर से स्टार्ट करता है और मोहम्मद शाह रंगीला इस कर को पूरी तरह से फुल एंड फाइनल समाप्त कर देता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध वाले क्षेत्र में होता है। उस टाइम पे वहाँ पे दाहिर का शासन होता है। ठीक है, 2 आक्रमण ये अपने कार्यकाल के दौरान पे भारत में करता है। 713 ईस्वी में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। भारत में जजिया कर को स्टार्ट करता है, जो कि कैसा करता? सुरक्षात्मक टैक्स था, गैर मुसलमानों पर लगता था। ठीक है, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण और महिलाएं इसमें नहीं ली जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ऐसा राजा था, ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अकबर ने इस कर को समाप्त किया। उसके बाद फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब क्या करता है, हमारा इस कर को फिर से स्टार्ट करता है। मोहम्मद शाह रंगीला इस कर को फुल एंड फाइनल समाप्त कर देता है। ठीक है, अब ये कर दोबारा नहीं दिखेगा। अब चलते हैं हम
देखिए अरब हम पढ़ चुके, अब देखते हैं हम तुर्क का गजनी और गौरी। तो चलते हैं गजनी साम्राज्य पर। देखिए गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो करता है हमारा अल्पतकीन 932 ईस्वी में। ठीक है, कब करता है? 932 ईस्वी में। ये देखिए 932 ईस्वी में ये एक तुर्क सरदार होता है और ये गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है? पृथ्वीन पृथ्वीन शासन करता है इसकी मृत्यु के पश्चात 972 से 970 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम बार भारत पर आक्रमण जो होता है वो इसी के नेतृत्व में होता है, और उस टाइम पे पंजाब में किसका शासन होता है? जयपाल का शासन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में ये गुजरात वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं, लूटपाट करके निकल जाता है, क्योंकि इनका उद्देश्य ही खाली लूटना होता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि जब हम गौरी पढ़ेंगे तो गौरी से होता है देखिए गुलाम वंश। ठीक है, ये गुलाम रखता है और ये यहाँ पे अपना जो भी इसका क्षेत्र जीता हुआ था, ठीक है, विजित क्षेत्र था, उसको अपने सैनिकों को दे देता है, अपने गुलामों को दे देता है। गजनी में हम पढ़ेंगे, अरब में हमने पढ़ लिया, ये खाली लूटपाट करते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे पहुंच गए थे हम? सुबुक्तगीन पे पहुंच गए थे। तो सुबुक्तगीन 986 ईस्वी में गुजरात वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, लूटपाट करके निकल जाता है। तो इसका पुत्र होता है महमूद गजनवी। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महमूद गजनवी 1000 से 1027 तक क्या करता है? 17 बार आक्रमण करता है भाई। कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। तो इसका देखिए हमें कोई सा आक्रमण ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें जो आता है वो पढ़ना है। ठीक है, सोमनाथ आक्रमण 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण होता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर ये धन वन लूट के, सोना लूट के ले जा देता है। ठीक है, ये हमारा मैप है, तो ये रहा सोमनाथ मंदिर गुजरात में। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये इसका 16वां आक्रमण होता है जब ये यहाँ से तुर्क जा रहा होता है। ठीक है, तुर्क जब ये जा रहा होता है ऊपर, तो यहाँ से क्या होता है? हरियाणा से इस पे जाटों का आक्रमण होता है। तो भाई ये उस टाइम पे इनसे आक्रमण ना करके, ठीक है, उस टाइम पर इनसे आक्रमण ना करके अपनी सूझबूझ के साथ निकल लेता है हल्के में, है ना। ये इसलिए निकल लेता है क्योंकि इसके पास भाई बहुत सारा सोना होता है, बहुत सारा धन होता है। तो अगर ये उस टाइम पे लड़ाई करेगा तो इसका सोना वोना वो लूट लेंगे, है ना, धन लूट लेंगे, सोना लूट लेंगे। तो ये बोलता है कि भलाई इसी में है कि अभी निकलना सही रहेगा। तो ये निकल जाता है, पर इसके मन में कहीं ना कहीं उनसे युद्ध का भाव उत्पन्न हो चुका होता है। ये सोचता है कि भाई अब जाटों को मारना तो है ना। तो ये क्या करता है? 2 वर्ष बाद जाटों के विरुद्ध लास्ट इसका जो 17वां आक्रमण होता है वो जाटों के विरुद्ध होता है 1027 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए ना आप जाट कौन से थे? ये हरियाणा वाले जाट। तो जाटों के विरुद्ध होता है 1027 ईस्वी में। ठीक है, 17वीं बार ये अंतिम आक्रमण होता है इसका। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट इसके साथ देखिए, 3 इतिहासकार उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी। ठीक है, उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी 3 इतिहासकार होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको। फिरदौसी देखिए, फिरदौसी क्या लिखता है? शाहनामा। ठीक है, शाहनामा, ये बुक आपको याद रखनी है, शाहनामा। और जो हमारा ये होता है अलबरूनी, किताबुल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद आप लिख लीजिएगा, यह तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। अब देखिए ये पहला शासक होता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ठीक है, पहला शासक होता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। देखिए बगदाद का खलीफा उस टाइम पे खलीफा होता था, एक धार्मिक गुरु कह सकते हैं हम उसे, धार्मिक गुरु होता था जो इनको मतलब एक उस पद के लिए मान्यता देता था, डिग्री देता था, एक तरीके से समझ सकते हैं आप, है ना। डिग्री देता था जैसे कि हाँ भाई आपको ये हमने मोहर लगा दी, आपको डिग्री दे दी, अब आप राजा बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता था। तो बगदाद का खलीफा जो था अल आदिर बिल्ला, इसने यमीन उद दौला, यमीन उद दौला, ठीक है, यमीन उद दौला और उल मिल्ला, यमीन उल,
यमीन उल मिल्ला, ठीक है। यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि किसने दी थी भाई इसको? महमूद गजनबी को। तो आपका आंसर होगा बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला। 1030 ईस्वी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे महमूद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का जो सबसे पहले तो हम जानेंगे जो गौर था, गौर, ये महमूद गजनी के अधीन, ठीक है, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1173 ईस्वी में गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, ये गौर राज्य का शासक बना, ठीक है। इसने अपना पहला आक्रमण किया किसमें? मुल्तान वाले क्षेत्र में। ये मैंने आपको बताया सिंध, ये बताया मुल्तान, तो ये मुल्तान वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, सेकंड आक्रमण होता है इसका पाटन गुजरात में, ठीक है, पाटन गुजरात में। किसके विरुद्ध? भीम सेकंड, यहाँ पे राज कर रहा होता है भीम सेकंड, ठीक है, भीम सेकंड राज कर रहा होता है यहाँ पे। और ये इसकी समझ लो मतलब बहुत बुरी तरीके से मारता है इसको, गौरी को, ठीक है। तो ये इसको हराकर वापस भेज देता है। उसके बाद क्या होता है, भीमदूतिया गौरी से हार जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इसमें समझिए, इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को पता था अकेले तो भाई जीतने के बस की बात है नहीं, है ना। तो ये देखिए भारत का मैप, ये हो गया हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र और ये हो गया हमारा मालवा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन शासन कर रहा होता है? जयचंद, ठीक है, जयचंद सुना होगा आपने, है ना, जयचंद। और यहाँ पे होता है हमारा पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए जयचंद, पृथ्वीराज चौहान जयचंद को साथ लेकर इस पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में तो घुस चुका होता है ना, इस क्षेत्र में घुस चुका होता है। तो ये इस पे आक्रमण करते हैं और इसको हरा देते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। फिर क्या होता है, तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में। तो 1192 में जब सेकंड युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है कि ये मालवा का नरेश, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, और ये हो गया हमारा गौरी। तो जयचंद क्या करता है भाई, जयचंद मिल जाता है इसके साथ, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा चंदावर का युद्ध 1194 में। ये होता है गौरी वर्सेस गौरी वर्सेस जयचंद के मध्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गौरी विजय हो जाता है भाई, ठीक है, गौरी विजय हो जाता है, क्योंकि गौरी का तो उद्देश्य ही यही था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में पहले से ही आपसी फूट बहुत रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी भार वाले लोगों के लिए काफ़ी आसान होता था लड़ाई करवाना और किसी क्षेत्र पर राज करना। उसके बाद क्या होता है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। अब देखिए जो ऐबक होगा इसका, ठीक है, गुलाम होगा, वो शासन करेगा, क्योंकि गौरी अपना शासन इसको सौंप जाता है। क्यों? क्योंकि ऐबक की सेटिंग किससे हो जाती है, गौरी की बेटी से हो जाती है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।